नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं स्वाति आपके साथ और लेकर आई हूं प्रोग्राम युवा का वार कोरोना की हार। ये प्रोग्राम हम आप तक लेकर आ रहे हैं यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से। यंग वॉरियर मूवमेंट का ये तीसरा एपिसोड है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि 12 अगस्त इंटरनेशनल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन युवाओं को आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता भी दी जाती है। और इस बार जो है हम उन सभी युवाओं की सराहना करते हैं और उन्हें एनकरेज करना चाहते हैं कि जिन्होंने 16 महीने से ज़्यादा से चल रहे इस पेंडेमिक में अपने आप को डटकर मुकाबला करने के लायक बनाया और अपने परिवार के प्रति सुरक्षा के लिए जागरूक रहे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो जहाँ एक तरफ हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा पी रहे हैं या काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखें और इसके लिए क्या करें, इसके बारे में जागरूकता कम है। और दोस्तों, ऐसे में यदि हम कितना भी काढ़ा पी लें और कितना भी हेल्दी फूड खा लें, लेकिन यदि हमारे अगर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो यकीन मानिए कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा और ऐसे में चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी होती रहेगी। एंजाइटी से मुझे याद आया, चलिए सुनते हैं यंग वॉरियर्स की बातचीत का एक हिस्सा। अरे राधिका क्यों नहीं आई कोरोना वॉरियर्स की मीटिंग में? उसने कहा था उसका मन नहीं लगता है, काफ़ी सुस्ती महसूस करती है, बीमार रहती है और परसों तो वो रोने भी लगी थी जब मैंने उसे पूछा कि तू क्यों नहीं आती। तो क्या वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस कर रही है? नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है कि कोविड से रिकवरी तो हो गई है, पर उसकी माँ बहुत परेशान रहती है, बहुत गुस्सा करती है, कहती है इसे कुछ भी नहीं हुआ है, सब ड्रामे कर रही है। मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर पर बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही है। इसका मतलब वो पागल हुई है? अरे मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने का मतलब पागल होना नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मानसिक तौर पर परेशान करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हो गई है। अरे मानसिक रूप से स्वस्थ या अस्वस्थ होना पागलपन नहीं होता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब हम परेशान होते हैं तो कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हमें किसी की चिंता होती है। अब जैसे कोविड में ही ले लो, बहुत लोग परेशान थे। जिन लोगों को कोविड नहीं भी था वो भी हमेशा डरे हुए रहते थे। अब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो बच्चे भी परेशान थे। मेरे मम्मी पापा भी इतने घबराए हुए थे। मम्मी को तो हमेशा ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। जब ये सारी भावनाएं हमारे दिमाग में होती हैं तो वो हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में झलकने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बीमार हैं, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यही सारी बातें हैं जो कोविड के बाद हमें कहीं ना कहीं परेशान करने लगती हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि उसे कोई मानसिक परेशानी है और इसका कोविड से करना है? अरे देख, मैं तुझे बताती हूँ, तुझे पूरी जानकारी चाहिए ना, मैं तुझे सब समझाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे मैं हूं स्वाति और ये प्रोग्राम जिसका नाम है युवा का प्रहार कोरोना की हार। हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर जागरूकता के लिए आप लोगों को जो है शोज बना रहे हैं और आज भी हम लोग एक एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं। ये प्रोग्राम हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सपोर्ट से। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर मनुश्री गुप्ता से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस है और ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन बाय यूनिसेफ। मुझे बहुत खुशी है कि जो आपका स्लोगन है युवा का प्रहार कोरोना की मार, ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम में, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी शुक्रिया सर। सर, मैं आपसे जो है कुछ सवाल करने वाली हूँ और डेफिनेटली इस बार ऐसा हुआ है कि युवा ज्यादा जो हैं परेशान हुए इस कोविड के टाइम पर, और सेकेंड वेव ने तो जहां एक तरफ युवा जो है ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड्स, बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे थे, वहां उनकी मेंटल हेल्थ भी एक बहुत जरूरी एक्सपेक्ट था जिसके ऊपर लोगों ने बात तो करी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आज भी हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, अपनी फिजिकल इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, लेकिन मेंटल इम्यूनिटी कैसे करनी है इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कम होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम पर लोगों को चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी रही, तो
सीधा सवाल ये होगा कि एंजाइटी आखिर होती क्या है? देखिए, आज के रेफरेंस में और संदर्भ में कोविड पैंडेमिक से जो पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें सारे आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता पूरी दुनिया में और खास तौर पे हमारे देश में कि उससे कोविड का कोई असर नहीं पड़ा है। और एक जी। हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन के आया है। इसको एक ब्लैक स्वॉन इवेंट कहते हैं, जो कि 100 साल में एक बार होता है, और ये हमारा पूरा सोचने का नजरिया बदल देता है और पूरी दुनिया को बदल देता है। जी। उसी तरीके से कोविड पैंडेमिक एक हमें अफेक्ट मानसिक रूप से भी करी है। आपने जैसे मेंटल इम्यूनिटी की बात करी और फिजिकल इम्यूनिटी पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर मेंटल इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। बट मैं ये बता दूं एक साइकियाट्रिस्ट और एक एक्सपर्ट होने के नाते कि अगले 2-3 साल में हम एक और पैंडेमिक देखेंगे जो कि मेंटल हेल्थ पैंडेमिक होगी, क्योंकि कोविड पैंडेमिक ने इतना अफेक्ट किया है मेंटल हेल्थ को, स्पेशली जो एडोलेसेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं और युवा हैं हमारे देश के, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था इस पैंडेमिक से जुड़ने के लिए। ना डॉक्टर्स थे, ना पॉलिटिशियंस थे, ना एक्सपर्ट्स थे। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में क्रिएट हुआ है। सोसाइटी पूरी हमारी बदल गई है और उस वजह से एंजाइटी का जन्म होना स्वाभाविक है। एंजाइटी एक कोई पैथोलॉजिकल चीज नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम सब इससे वाकिफ हैं, क्योंकि कोई भी छोटा स्ट्रेस होता है, आप एग्जाम देने जाते हो, आप नई नौकरी पे जाते हो या आप नए घर में एंटर करते हो, आपको एंजाइटी होती है। वो एक स्वाभाविक है और एक ह्यूमन इमोशन है जिसका होना स्वाभाविक है। पर जब एंजाइटी हमें एक तरह से डिसेबल कर देती है कि हम अपने काम नहीं कर पाते हैं और इतनी ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाती है कि बाकी हमारे इमोशंस सब छुप जाते हैं, हम खुशी भूल जाते हैं, हम एक्साइटेड होना भूल जाते हैं, हम एक्चुअली लाइफ के जॉयज और हैप्पीनेस को मिस करते हैं जब एंजाइटी उसके ओवर पावर कर देती है। तो एंजाइटी एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो सर, अगर हम लोग कोविड के टाइम से इसको जो है मैच करके देखें, और जैसा आपने खुद मेंशन किया कि आगे 2-3 साल में हम लोग एक और पेंडेमिक देख सकते हैं, एज वी नो दैट कि कोविड के लिए तो हम लोग तैयार नहीं थे, एंड लेकिन क्या इसके लिए हम लोग अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम लोग उससे थोड़ा सा जो है हम लोग रेडी रहें लड़ने के लिए, और मेंटल हेल्थ के बारे में अभी से बात करना शुरू कर दें? जी, इसमें देखिए एक अच्छी खबर यह है कि मेंटल हेल्थ पैंडेमिक को से लड़ने के लिए और जूझने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड से लड़ने के लिए हमको पहले RT-PCR के लैब्स तैयार करने पड़े, PPE किट बनानी पड़ी अपनी कंट्री में, फिर उसके वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हुआ। बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव चीजें थी ये, इसमें कि पैसा भी लगा, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी हमें लानी पड़ी बाहर से, और बहुत ही एफर्ट लगा हमारे साइंटिस्ट का और एक्सपर्ट्स का और लीडरशिप का इसमें। बट मेंटल हेल्थ पैंडेमिक एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम उसको जागरूक करेंगे अपनी सोसाइटी को और इंफॉर्मेशन डिस्पेल करेंगे, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो इसका जो इंटेंसिटी है उसके कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, इसमें हमें ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का ही सबसे बड़ा योगदान है। इसके लिए कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, ना साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। इसमें हम जो अपनी सोसाइटी है और हमारा परिवार है, उसका जो छोटा यूनिट है, उसमें भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मनुश्री, आपने ह्यूमन रिलेशन की बात करी, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पैंडेमिक में ह्यूमन रिलेशन भी बहुत हद तक इफेक्ट हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया था कि अगर उनका कोई नियर वन या डियर वन चला गया है तो उसकी फोटो अपलोड करना, और एक ना हम लोग कहीं ना कहीं डेथ से भी इम्यून होते चले गए, लोगों ने लोगों को सुनना कम कर दिया। तो क्या, कैसे हम लोग जो है एक दूसरे की मदद कर सकते, क्या तरीका होगा कि मैं या मेरा कोई जिसके साथ में कुछ ऐसा हुआ है मैं उसके साथ में खड़ी रहूं? या लोग अक्सर कहते हैं कि तुम पॉजिटिव सोचो यार, अब जो हो गया सो हो गया, ये बड़ी क्लीशे सी बातें होती है जो समाज में की जाती हैं। तो कैसे जी, इससे उभर के आया जाए? ये देखिए, ये एक बहुत ही अहम इशू है कि ग्रीफ से कैसे या लॉस से कैसे हम पार पा सकते हैं। मैंने ही अपने कई जानने वाले और नियर एंड डियर वंस को खोया है इस पैंडेमिक में। सो आई थिंक हम में से शायद ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको हम नहीं जानते होंगे कि उसका कोई जानने वाला या नजदीकी या रिश्तेदार उसकी डेथ नहीं हुई हो कोविड पैंडेमिक में, स्पेशली इन द सेकेंड वेव। तो ग्रीफ को प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोविड में ये बात समझने वाली जरूरी है कि उसने जो पहले जो सोसाइटी के और समाज के रिचुअल्स थे और ग्रीव करने के, मोर्निंग करने के जो तरीके थे, उन पे भी असर डाला है।
अब हम जी। शायद किसी के फ्यूनरल में नहीं जा पाते हैं जब किसी की डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली, या हम उसको सारा ये सपोर्ट नहीं दे पाते हैं जो सारा 11 दिन का या 13 दिन का जो हमारे रिचुअल्स होते थे हिंदू ट्रेडिशंस में या अदरवाइज दूसरे रिलीजन में, कि हर किसी में एक मॉर्निंग के रिचुअल्स हैं, कुछ में 40 जी। डेज तक भी ये रिचुअल्स चलते हैं। तो उन सब चीजों से हमें महरूम रहना पड़ा इस कोविड पैंडेमिक की वजह से, और इसलिए ग्रीफ को जो प्रोसेस करने का तरीका है ह्यूमंस ने इतने सालों से या मानवता ने इतने सालों से इवॉल्व किया है, उस पर भी असर पड़ा है। जी। तो डेफिनेटली अभी तो जो हमारा क्लोज ग्रुप है हम उसको ही सपोर्ट दे सकते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं कि अगर किसी का कोई बहुत ही सगा संबंधी किसी का लॉस हुआ है या उसकी डेथ हुई है तो उसको हम कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि आज तक वो हम अपना दर्द भी नहीं बता पा रहे हैं। जिनका कोई इस तरह से नुकसान हुआ है वो दर्द भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि किसको पता है। कोई अगर आप ऑनलाइन ये जूम मीटिंग नहीं कर सकते उसके साथ कि जब तक एक ह्यूमन टच या ह्यूमन इमोशन नहीं मिलेगा आपको तब तक वो ग्रीफ कम नहीं होगा। तो इसमें सबसे जरूरी समझने की बात यह है कि जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको करना जरूरी है, उनसे हम बचे नहीं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्रीफ को कम करने के लिए। और अपने स्पेशली फैमिली में खासतौर पे छोटे बच्चों को और एडोलेसेंट्स पे ध्यान दें कि वो कैसे ग्रीफ प्रोसेस करें। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात इस पैंडेमिक की ये हुई है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, कुछ बच्चों ने तो दोनों पेरेंट्स को खोया है, किसी ने एक पेरेंट को खोया है, और बच्चा कैसे ग्रीफ को प्रोसेस कर पाएगा, उसके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसमें जरूरी ये है कि उस बच्चे को भी हम इंक्लूड करें, उस 15 साल के नौजवान को, नवयुवक को भी इंक्लूड करें फैमिली के रिचुअल्स में, उनको एक्सक्लूड मत करें। जी जी। तो ये बहुत बहुत सही बात की लेट इट आउट, कि जो भी हम लोग फील कर रहे हैं उसको उसको हम लोग उस ग्रीफ को, अगर रोना आ रहा है तो हम लोग रोए, रादर की ये कहें कि नहीं नहीं रोते हैं और ऐसा नहीं होता है या ये खराब होता है। डॉक्टर मनुश्री, मैं दूसरा सवाल लूंगी और ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है कि मेरे साथ हुआ कि जब मुझे कोरोना हुआ सो मैं अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। अब इसमें दो सिचुएशन आई थी मेरे लिए, कि एक कि मैं अपने घर में नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे पता है कि एक पैनिक का माहौल डेफिनेटली आज भी है ये, जबकि ये इतने जी लोगों को होकर लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत पैनिक कर जाते हैं पेरेंट्स। और दूसरी चीज ये कि मैं खुद भी मेंटली उस चीज से जूझ रही थी क्योंकि मेरे आसपास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर दे। तो दोनों एक्सपेक्ट पे ये कैसे जो है हम लोग इसको चलाएं कि ये ट्रेन जैसे ट्रैक पे चल रही है, मेंटली लेवल पर वो ट्रेन जो है आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए। ये देखिए, इसमें कोविड हमें वैसे ही आइसोलेट कर देता है, जी। ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने जो कोविड होने की न्यूज है या खबर है उसको आप शेयर नहीं करें, क्योंकि उसको जी। नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोविड हुआ है अपने पेरेंट्स को नहीं बताया उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि पेरेंट्स इस बात से पैनिक कर जाएंगे, ऑफ कोर्स पैनिक करेंगे और एंजाइटी होगी उनको, पर वो जी। स्वाभाविक है होना, और थोड़ी देर में वो प्रोसेस करके आपका ही सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, ठीक जी। है। जी। तो आप जिसको कहते हैं ना कि आप सोशल आइसोलेशन करिए, उसको सोशल आइसोलेशन इतना एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़े। और जी। कोविड की वजह से जिसको कोविड हुआ है वो वैसे ही बहुत ही स्ट्रेस में होता है इंडिविजुअल। जब सोसाइटी और पेरेंट्स आप बता रहे हैं कि कितना पैनिक कर रहे हैं, तो उसको, जिसको हुआ है वो भी पैनिक कर रहा होगा, उसको भी एंग्जाइटी हो ही रही होगी। तो अनलेस एंड अनटिल वो इस बात को शेयर नहीं करेगा, अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं ढूंढेगा, क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है दिमाग में कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कैसे मेडिकल केयर मिलेगी, मुझे जी। कौन ले जाएगा हॉस्पिटल। शायद ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा और ये जी। प्रश्न सबके मन में रहता है जिसको कोविड हुआ है। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे बनेगा। और इसको ये करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी बीमार होने की खबर अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से छुपाएं। उसका किसी का बेनिफिट नहीं होगा उसमें। जी। तो बेहतर यही है कि परिवार में सबसे पहले बताया जाए, ना कि इसको छुपाया जाए। डॉक्टर जी मनुश्री, अगर हम लोग यंगस्टर्स को देखें जिनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, एक जिस तरीके से बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, प्लस आसपास भी माहौल ऐसा है कि बाहर खेलने नहीं जाना है, तो इससे क्या मेंटल हेल्थ उनकी प्रभावित हो रही है? और दूसरी चीज ये कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि रात को जो है ज्यादा मत सोचा, क्योंकि नींद भी इससे बहुत प्रभावित हो रही है। हम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो उससे भी जो है काफी तकलीफ होती है। तो कैसे इन सारी चीजों का टेक केयर किया जा सकता नहीं, देखिए, हर हर चीज का तो हम वो नहीं एक रेडीमेड सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, बट है? जो जी। ओवरऑल पिक्चर है मैं उसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि आजकल बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और
हमारी नींद भी खराब हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को कैसे ओवरऑल आप ठीक कर सकते हैं, स्पेशली जो ये बच्चों को आइसोलेट, आप बच्चों की मनोदशा पे हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस देश में अभी भी ये बात नहीं हो रही कि स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि वहां भी डर का माहौल है। जी। और इसमें सही जानकारी का जो डिसेमिनेशन है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार कर भी रही है, पर अभी भी उसमें बहुत कुछ संभावना है कि उसको और बेहतर किया जाए। जब तक सही जानकारी पॉपुलेशन के पास नहीं पहुंचेगी या उस अभिभावक के पास नहीं पहुंचेगी कि कोरोना से अभी डर कितना कम हो गया है या क्या क्या चीजें आप बचाव के लिए कर सकते हैं, तब तक हमें ये डर का माहौल चलता रहेगा। तो स्कूल खोलना मेरे ख्याल से एक प्रायोरिटी है जो कि करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद करने, बहुत ही कम देश है जिन्होंने स्कूल को पूरी तरह लॉकडाउन किया है या बंद किया है। और स्कूल खोलने से बहुत शायद एक दो जगह ही ऐसी स्टडी में पाया गया है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ा है, पर उसमें स्कूल का जो रोल है ये पाया गया है कि स्कूल का रोल बहुत कम है। जब कोई वेव आती है किसी कंट्री में तो वो सब जगह फैलेगी, वो स्कूल में भी फैलेगी, वो ऑफिस में भी फैलेगी, वो पार्क में भी फैलेगी। तो उसमें स्कूल का रोल बहुत कम है, और ये पाया गया है कि बच्चों को कोरोना का संक्रमण और उसका जो सिवियरिटी है वो बहुत कम होती है। तो अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आगे आने वाली जो वेव है वो बच्चों पे ज्यादा प्रभाव करेगी या बच्चों को ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है अभी पूरी दुनिया में। तो ये पैनिक हमें अपने घरों में कम करना पड़ेगा, बच्चों को बाहर जाने देना होगा, पार्क, एक ओपन स्पेसेस जो है मास्क के साथ और प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ बाहर खेलना एक बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जी। बच्चे जो एक 8 साल का बच्चा था या 7 साल का बच्चा था, उसको आदत नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस करे। आप सुबह उसको 8 बजे बैठा देते हो कंप्यूटर के सामने 4 घंटे के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ पे जरूर असर पड़ेगा। एक और चीज है कि लाइक जैसे कि मेरे से कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि उसको कह दो, लाइक ये अभी से नहीं, नॉट दिस इन कोविड टाइम, इससे पहले भी ये कह देते हैं कि जो मन में है उसे कह दो। लेकिन एक तो सवाल ये आता है कि किससे कहा जाए, और हर कोई साइकेट्रिस्ट तक नहीं पहुंच सकता, ना ही उसकी रीच होती है, और ज्यादातर लोग शायद इसके बारे में अवेयर नहीं है। वो आज इस माध्यम से जानेंगे कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है या इस तरह का लग रहा है कि वो ज्यादा सोच रहे हैं या ओवर थिंक कर रहे हैं, तो उनको जो है साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए, या उनको जो भी उनके मन में, एक वेंट बहुत जरूरी है, इसके लिए राइट वर्ड ये जी। होगा। तो वेंट के लिए कौन जो है राइट इंसान होगा, और वो जो मेंटल हेल्थ, जिसका मेंटल हेल्थ इस वक्त परेशान है, जो सफोकेट हो रहा है, वो कैसे चूज करेगा, कैसे चुनाव करेगा? बिल्कुल सही बात की स्वाति जी ने, हर प्रॉब्लम के साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग, हमारा जो मानसिक संरचना है वो ऐसी है कि हम ओवर थिंक करते ही करते हैं, सारे ह्यूमंस करते हैं, चाहे कोई भी डिनाई करे। हर किसी को डर लगता है, हर कोई सोचता है, हर कोई चिंता करता है। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना कि जिसको आप बेंड कर सकते हो, ये बहुत जरूरी बात है कि आप हर किसी को नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि आपका जो मानसिक वो है चुनाव करना व्यक्ति के लिए, वो अपने आप हो जाता है। आप जिसके साथ सेफ, जो आप जिसके साथ सेफ फील करें, जो आपको सही एडवाइस दे, जो आपकी बातों को जज ना करें, इम्पोर्टेंटली मतलब आप अगर अपनी कोई कमजोरी या वल्नरेबिलिटी बता रहे हैं तो वो ये ना कहे अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत ही कमजोर लोगों का काम है, या डर लगना तो एक मर्द की निशानी नहीं होती है। ठीक है, ये मेल्स ज्यादातर फेस करते हैं। विमेन ऑन द अदर हैंड ये ज्यादा अच्छा कर लेती हैं कि आपस में शेयर कर लेते हैं, पर मेल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो खुद तो एक अपनी कमजोरी बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कहेंगे कि मेरा मन नहीं ठीक रहता है, मुझे बहुत कमजोरी रहती है, या मैं बहुत चिंता करता हूँ, तो एक ये उनकी मर्दानगी कम हो सकती है, कि मैनलीनेस हो सकते हैं वो। तो मेल्स के लिए आर्टिकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। विमेन ये बहुत अच्छा करती हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से करोगे तो आपको तरह तरह की एडवाइस भी मिलेगी, और वो एडवाइस कई बार आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो आप जरूरी नहीं कि आपको पूरा 4-5 लोग चाहिए, आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो और बेंड कर सकते हो, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक सवाल मैं आपसे और लूंगी, जो आपने शुरू में ही कहा कि एंजाइटी एक नॉर्मल चीज है, लेकिन कब पता चले कि वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, और कैसे पता चलेगा कि मुझे एंजाइटी अभी मेरी एक ये अब नॉर्मल स्टेज पर आ गई है? जी, देखिए इसमें 2 बातें बस समझने वाली हैं। एक पैटर्न एंजाइटी का कैसा है, और दूसरा उसका ड्यूरेशन और सिवियरिटी कैसी है, मतलब कितने टाइम के लिए चल रही है और उसका कितना प्रभाव है आपके ऊपर।
तो जी। पहली चीज उसका पैटर्न कैसा है। एंजाइटी जब बीमारी बन जाती है तो उसके एक डेफिनेट पैटर्न इमर्ज होके आता है। कुछ तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर होता है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, या फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। तो कुछ खास तरह के एंजाइटी के पैटर्न्स डेवलप होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जी। उसको तब हम एक पैटर्न हम देखते हैं, साइकियाट्रिस्ट डायग्नोस कर लेते हैं, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं होता उसको डायग्नोस करने का, वो हम पैटर्न देखते हैं सिम्टम्स का। तो आप रोजमर्रा की चिंता, एक्सेसिव एवरीडे वरीज अगर आप करने लगे, फॉर एग्जांपल कि मेरा बच्चा टाइम पे घर आएगा कि नहीं आएगा, 2 बजे वो नहीं आया कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या उसको किडनैपिंग तो नहीं हो जाएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो जब हम सोचने लगते हैं ना रोज रूटीन चीजों के बारे में, तो वो एक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। बच्चे को छोड़ के आप फिर अपने माता पिता की चिंता करने लगते हैं, और उसके बाद वो खत्म हुआ तो फिर आपको पैसे की चिंता होने लगती है। तो एवरीडे अकरेंसेस जो होते हैं, जो कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के रोजमर्रा की चीजें हैं, आप उसके बारे में एक्सेसिव वरी करते हैं, एक के बाद एक, आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता। तो वो एक पैटर्न है जनरल डिसऑर्डर का। जी। फिर है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें कि बहुत ज्यादा एंजाइटी 10-15 मिनट के लिए आती है। उसमें लगता है कि बस अब कुछ हो ही जाएगा, हार्ट अटैक ही हो जाएगा, या फिर कुछ जान ही चली जानी है मेरी। जी। इस तरह का भय जो होता है उसको पैनिक कहते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर उसको कहते हैं जो बार बार होता है। तो पहली बात ये पैटर्न को रिकग्नाइज करना कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को मिलो। और अगर ये चीजें आपको 1 महीने या 2 महीने के लिए लगातार चल रही हैं, आपको कोई दिन भी ऐसा नहीं होता कि आप इनसे फ्री हो, तो फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर या बीमारी का रूप ले लेती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, मतलब आप जो काम करते हैं वो अफेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ पहचान, कुछ लक्षण ऐसे जिनको जानकर हम लोग साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो है, जब हम लोग पहली बार जब हम इसे किसी को बताते हैं, हम रिवील करते हैं कि हम परेशान चल रहे हैं, तो अक्सर कहा जाता है मेडिटेशन करो। तो या कुछ लोग एक और मजाक में कह देते हैं कि संन्यास ले लो। सो ये कितना हद तक ये इफेक्टिव होती हैं ये चीजें? देखिए, मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव एक पद्धति है, पर वो जी। इलाज नहीं है। जी। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है तो आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम है वो मेडिटेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप कहो कि चल मेडिटेट किया कर, या इस तरीके से मेडिटेट करो, ये पद्धति अपनाओ, या इन गुरु को फॉलो करो, उससे नहीं होगा और उसकी एंजाइटी और बढ़ेगी। ठीक है, उस इंसान को, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं मेडिटेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं, मेरे अंदर कोई कमी है, और वो एंजाइटी को और बढ़ाएगी। ठीक है, जो मेडिटेशन है उसका प्रिवेंटिव रोल है। आप जब ठीक हैं और मेडिटेशन कंटिन्यू प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो आपको एंजाइटी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। सो ये एक हम लोग जो है एक प्रिकॉशन के तौर पे हम इसको कर सकते हैं, और कहते हैं कि एक शांत मन ही मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ जा सकता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी। यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के माध्यम से रेडियो मानव रचना जो ये प्रोग्राम लेकर आ रहा है, इसमें आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, युवाओं को एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट ये देना चाहूंगा कि जो युवा होते हैं वो जब मेंटल हेल्थ इशू से अफेक्टेड होते हैं, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताने में बहुत हेजिटेट करते हैं, एप्रीहेंशन होता है उनको। जी। ठीक है, वो अपने फ्रेंड और पीयर ग्रुप से भी नहीं बताते, पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं बताते। तो युवाओं को, एडोलेसेंट जो 15, 16, 17, 18 साल की उम्र है, यंग एडल्ट्स हैं 19-20 साल के, उनको आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। वो अपनी प्रॉब्लम बताएं, उससे उनमें कोई कमी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी आ सकते हैं, उसमें आपके कैरेक्टर का कोई फ्लॉ नहीं है, और उसमें आप गिल्ट मत फील करें, और अपनी जो व्यथा है वो किसी को सुनाएं। वो जरूरी नहीं हो साइकियाट्रिस्ट हो, पर अपने किसी नजदीकी को भी सुना सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी हमारे माध्यम से युवाओं को पहुंचाने के लिए, पूरे देश को पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि इस कठिनाई के वक्त में हमें एक दूसरे का किस तरीके से साथ देना है, और इसके ऊपर WHO का भी कहना है कि यदि आपको स्ट्रेस या पैनिक या ऐसी कोई अवस्था बनती है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपडेट्स ना लेने की कोशिश करें, और टीवी और न्यूज़ चैनल से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। जितना हो सके अपनों के साथ और घर में जो है घुल मिल कर रहें। घर में रहते हुए अपनी उन हॉबीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करें जो इस पेंडेमिक के दौरान आपसे धीरे धीरे दूर होती चली गई।
अब चाहे वो फिर खाना बनाना हो, गाना गाना हो या फिर पास के पार्क के अंदर टहलना। दोस्तों, आप खुद ही इस अवस्था से बाहर आ सकते हैं और इसके ऊपर डॉन मिलमैन ने भी एक कहावत कही है और वो ये है कि यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू स्टॉप लेटिंग देम कंट्रोल यू। यानी कि हम लोगों को अपने विचार रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्या ये विचार हमें कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके की ये घड़ी है इसमें विचार आना संभव है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये विचार हम लोगों को संचालित करें और हम लोगों को कंट्रोल करें। तो ऐसे में आप अपने परिवार या किसी दोस्त को चुन सकते हैं जिससे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो आपको समझते हैं और जिनसे आप अपने मन की बात कह सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, और वो ये है कि आपको किसी भी विषय को लेकर आपके मन के अंदर अगर जो है तनाव चल रहा है या चिंता है कि नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप एक खत या अपनी डेली डायरी के अंदर एंट्री किया करेंगे और एंड में उस थॉट को किसी एक मोटिवेशनल लाइन या फिर एक अच्छी पंक्ति के साथ में ख़त्म करेंगे। आप ऐसी 3-4 चीज़ों की भी लिस्ट बना सकते हैं जिसकी वजह से आप जो हैं लेज़ी हो रहे हैं और वो चीज़ें आपको काम करने नहीं दे रही हैं। और आप अपने आसपास के समुदाय के लोगों से भी बात करें और जानें कि जब वो चिंता से ग्रसित थे या उन्हें तनाव था तो उनका अनुभव कैसे रहा इस तनाव और इस चिंता से बाहर आने के लिए। ये चीज़ें आपको भी मोटिवेट करेंगी। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी यंग वॉरियर बन सकते हैं। इसके लिए अपने व्हाट्सएप पे आपने टाइप करना है कैप्स में YWA। इसके बाद में आप इस मैसेज को भेज सकते हैं 9650414141 पर। इससे आप जो हैं यंग वॉरियर के लिए रजिस्टर हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर पाएंगे। आप टेलीग्राम के ऊपर भी युवा रिपोर्ट इंडिया को खोजें, स्टार्ट क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है उसे शुरू करें। आप फेसबुक पर भी खोज सकते हैं यू रिपोर्ट इंडिया और मैसेज करके YWA टाइप कर सकते। आप फेसबुक पर भी खोज सकते हैं यू रिपोर्ट इंडिया और सेंड मैसेज पर क्लिक करें और वहाँ पर YWA टाइप करें। अब जिनके पास में फ़ोन, व्हाट्सएप और इंटरनेट की जो सुविधा है वो नहीं है तो वो लोग 08066019225 पर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिस कॉल दे सकते हैं। और सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इन सारे माध्यम के ऊपर मैं हूँ #YoungWarrior ये पोस्ट कर सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। युवा यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम का एक भारतीय चैप्टर है जो कि भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, विकास और रोजगार के अवसरों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने में काम कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप yuva.org/youngwarrior पर भी जा सकते हैं या फिर @युवा इंडिया पर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद।